हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोग के सामने हिंदी का एक छोटा सा चैप्टर विशेषण और वाच्य को लेकर आया हूँ। यह चैप्टर 7, 8, 9, 10 कोर्स एग्जाम, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम, बिहार पुलिस, जेल पुलिस, फायरमैन, यूपी पुलिस आदि के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसी में से उदाहरण को दे देता है और बोलता है कि कौन सा सर्वनाम है, चुने विकल्प के रूप में। वाच्य को उदाहरण के रूप में दे देगा, कहेगा कि कौन सा वाच्य है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण है क्या? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण का उदाहरण यहाँ पर नहीं है, आगे इसके भेद को जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको इसका जो डाउट है पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। जैसे विशेषण के 4 भेद हैं: संख्यावाचक, गुणवाचक, संज्ञावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपये 2, महीने के 30 दिन होते हैं। इन उदाहरणों से किसी वस्तु के संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। गुणवाचक विशेषण जिसे किसी संज्ञा का गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसे किसी संज्ञा का गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक अच्छा आदमी है। वह कैसा आदमी है? वह आदमी तो है, आदमी तो सभी होते हैं, लेकिन उसमें गुण है कि वह अच्छा आदमी है। काली टोपी, टोपी तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी है, जो टोपी है वह काला है। लाल रुमाल, रुमाल तो बहुत सारे होते हैं, बहुत से कपड़े के होते हैं, लेकिन उस आदमी के पास जो रुमाल है उसका रंग कैसा है? लाल है। उसका चेहरा गोल है। खासियत है उसका चेहरा जो है ना एकदम गोल है। भूखे पेट भोजन नहीं होता। परिमाणवाचक विशेषण जिससे किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाण, परिमाण का मतलब ही होता है थोड़ा, परिणाम का मतलब ही होता है परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा। तो थोड़ा दूध दो, थोड़ा दूध कहने से थोड़ा दूध कहने से पता नहीं चलता है कितना दूध दे। थोड़ा दूध माने आधा गिलास होगा थोड़ा ही दूध कहेंगे, 1 गिलास होगा तो थोड़ा ही दूध है। यह परिमाण है। सब धन 22 पसेरी। हम लोग कुछ लोकोक्तियाँ बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको कहते हैं सब धन 22.5 पसेरी। तो यह मात्रा हो गया, सब धन है 22.5 पसेरी है। कुछ रुपये दो, रुपये को हम गिन के नहीं बता रहे हैं कि 100 रुपया दो, 50 रुपया दो, 200 रुपये। कुछ रुपये दो, यह मात्रा हुआ, परिमाण हुआ कि हमें कुछ रुपये की जरूरत है। और घी लाओ, घी हम मांग नहीं रहे हैं 1 केजी दो, आधा केजी दो, पाव दो। हम कह रहे हैं थोड़ा सा और घी लाओ, यानी उससे परिमाण का बोध हो रहा है। 100 ग्राम देगा फिर भी और घी ही रहेगा, 50 ग्राम देगा और घी ही रहेगा, 25 ग्राम ही देगा और घी ही रहेगा। सर्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो विद्यार्थी जो है तो संज्ञा है और उसके पहले आ रहा है सर्वनाम कौन, तो कौन हो गया सर्वनामिक विशेषण। कोई पुस्तक ले लो, पुस्तक जो है संज्ञा है, उसके पहले आ रहा है कोई
सर्वनाम। कल जब हम सर्वनाम पढ़ाए हैं तो उसमें बता दिया गया है, अगर उस सर्वनाम के कल वाला अगर चैप्टर देख लेंगे तो सर्वनामिक विशेषण पढ़ना अति आसान हो जाएगा। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक जो है से है पुस्तक जो है से संज्ञा है और उसके पहले यह आ रहा है, यह जो है वह सर्वनाम है। वाच, जिसके द्वारा यह जाना जाए कि क्रिया जिसके द्वारा यह जाना जाए कि जिसके द्वारा यह जाना जाए कि क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार हो, उसे वाच कहते हैं। जिसके द्वारा यह जाना जाए कि क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार हो, उसे वाच कहते हैं। तीनों में से किसी एक प्रकार से तो क्रिया होते ही हैं, चाहे तो कर्म के अनुसार होती है या कर्ता के अनुसार होती है या भाव के अनुसार होती है। जैसे चाहे तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगा या कर्म के अनुसार होगा या भाव के अनुसार होगा। जैसे राम भात खाता है, सीता द्वारा भात खाया जाता है। इन उदाहरणों को आगे के एग्जाम्पल में जब इसका भेद बताएंगे तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। वाच के 3 भेद हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। कर्तृवाच, जब क्रिया कर्ता के अनुसार होता है तो उसे कर्तृवाच कहते हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होता है तो उसे कर्तृवाच कहते हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होता है तो उसे कर्तृवाच कहते हैं। जैसे लड़के पढ़ते हैं, तो पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? लड़के के द्वारा किया जा रहा है। लड़का एक क्रिया है। कर्मवाच, जब क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होती है तो उसे कर्मवाच कहते हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होती है तो उसे कर्मवाच कहते हैं। जैसे राम ने रोटी खाई। यहाँ पर राम पुल्लिंग है, लेकिन उसके साथ जो क्रिया है वह स्त्रीलिंग है। क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो क्रिया है ना, वह कर्म के अनुसार हो रहा है। यानी रोटी के अनुसार यहाँ पर क्रिया को हम लगाए हैं। रोटी स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग कर दिए, यानी क्रिया जो है से कर्म के अनुसार हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि यह कर्मवाच का उदाहरण है। भाववाच, जब क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है उसे भाववाच कहते हैं। जब क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है उसे भाववाच कहते हैं। जैसे मुझसे सोया नहीं जाता, यह भाव है, अवस्था है कि मुझसे सोया नहीं जाता, यानी उसका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसे सोया नहीं जाता। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उसके पास कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए वह भाव व्यक्त कर रहा है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। यह 2 उदाहरण है, भाव व्यक्त करता है, मुझे सोया नहीं जाता, मुझे पढ़ा नहीं जाता, इसलिए इसको कहेंगे यह भाववाच का उदाहरण है और यह सब भाववाच्य है।